ग्लोबल साउथ का सिंपल मतलब है वो देश जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्टोरिकली नीचे रखे गए या जिनकी वॉइस ग्लोबल रूल मेकिंग में कम सुनी गई। तो जब स्लाइड लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ बोलती है, इसका कोर पॉइंट ये है कि बात सिर्फ सिंपथी की नहीं है, बात पावर स्ट्रक्चर को बदलने की है। देखो, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है दुनिया के बड़े रूल्स किस तरह बनते हैं, कौन एजेंडा सेट करता है, कौन नॉर्म्स बनाता है और कौन इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएनएससी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में ज्यादा बोलता है। प्रॉब्लम क्या रही? सिस्टेमिक एसिमेट्रीज। इसका मतलब स्ट्रक्चर ही अनइक्वल बना हुआ था। कुछ स्टेट्स रूल बनाते रहे, बाकी उन रूल्स को फॉलो करते रहे। अब सवाल उठता है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा ग्लोबल साउथ में है, डेवलपमेंट नीड्स भी वहीं ज्यादा है, तो रिप्रेजेंटेशन कम क्यों? यहीं से इंडिया का रोल समझना है। इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स को एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया। इसका मतलब ये हुआ कि अलग-अलग डेवलपिंग कंट्रीज की स्कैटर्ड कंसर्न्स को एक शेयर्ड पॉलिटिकल लैंग्वेज दी गई। समझ रहे हो? पहले अफ्रीका अलग बोल रहा था, कैरिबियन अलग, आसियान अलग, लैटिन अमेरिका अलग। जब उनकी डिमांड्स फ्रैगमेंटेड होती हैं, तो डोमिनेंट पावर्स उन्हें इजीली इग्नोर कर देती हैं। लेकिन जब इंडिया उन सबको कनेक्ट करके एक कलेक्टिव एजेंडा बनाता है, तब बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। मैप में इंडिया से लाइंस अफ्रीका, ब्राजील, आसियान, कैरिकॉम तक जा रही हैं। ये विजुअल बस ज्योग्राफी नहीं दिखाता, ये नेटवर्क्ड कोलिशन बिल्डिंग दिखाता है। अब सेकंड विजुअल और भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पर वेस्टर्न हेजेमोनिक मॉडल पिरामिड जैसा है। ऊपर फ्यू एक्टर्स, नीचे सब पर इफेक्ट। P5, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, G7। इस स्ट्रक्चर में एजेंडा सेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड होती है, नॉर्म क्रिएशन एक्सपोर्टेड होता है और वीटो पावर हायरार्की को लॉक कर देती है। राइट साइड में इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एयू, आसियान, कैरिकॉम एक वेब फॉर्म में दिख रहे हैं। वेब का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? शेयर्ड एजेंडा, शेयर्ड नॉर्म क्रिएशन, कंसेंसस बिल्डिंग, यानी हायरार्की से नेटवर्क की तरफ शिफ्ट। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब इलेक्शन जैसा सिंपल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब है इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, फेयर वॉइस, रूल मेकिंग में पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म। इंडिया क्यों इंसिस्ट करता है यूएनएससी रिफॉर्म पर? क्योंकि विदाउट इंस्टीट्यूशनल चेंज मॉरल स्पीचेस का फायदा लिमिटेड रहेगा। सोचो जरा, अगर रूल्स ओल्ड पावर बैलेंस के हिसाब से बने रहें, तो न्यू रियलिटीज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एग्जैक्टली। इसीलिए इंडिया का ग्लोबल साउथ लीडरशिप प्रोजेक्ट एंटी वेस्ट स्लोगन भर नहीं है। ये एक काउंटर हेजेमोनिक बट रिफॉर्मिस्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब सिस्टम को तोड़ना नहीं, उसको ज्यादा फेयर बनाना। और यही इस स्लाइड का डीपर मैसेज है। रिप्रेजेंटेशन को सिंबॉलिक फोटो ऑप से निकालकर इंस्टीट्यूशनल पावर में कन्वर्ट करना। ये स्लाइड डेट के इशू को सिर्फ फाइनेंस प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती, ये उसको पावर प्रॉब्लम की तरह देखती है। डेट एक्विटी एडवोकेसी का मतलब है ऐसा फ्रेमवर्क जहां कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों के बीच रूल्स फेयर हों। अब तक जो ट्रेडिशनल मॉडल रहा, स्पेशली ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसमें कंडीशनली लोन दिया गया। कंडीशनलिटी का मतलब सिंपल है, पैसा तब मिलेगा जब बोरोवर कंट्री अपनी इकोनॉमी में कुछ पॉलिसी चेंजेस करे, जैसे ऑस्टेरिटी, प्राइवेटाइजेशन, सब्सिडी कट्स। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इफेक्ट बहुत सोशल होता है। जब स्टेट को बोला जाता है स्पेंडिंग कट करो, सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, फूड सपोर्ट पर प्रेशर आता है। तो डेट सिर्फ अकाउंटिंग शीट का नंबर नहीं रहता, वो सोशल पेन में बदल जाता है। विजुअल 1 का डेट ट्रैप लूप इसी बात को सिंपल तरीके से दिखाता है। क्राइसिस आई, बोरोइंग नीड बढ़ी, फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक टाइप इंस्टीट्यूशंस कंडीशंस के साथ लोन देते हैं। कंडीशन से सोशल स्पेंडिंग कम होती है, सोशल स्पेंडिंग कम हुई तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टंट हो सकती है, ग्रोथ स्लो हुई तो टैक्स बेस वीक, जॉब्स कम, प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड, फिर डेट सर्विसिंग बर्डन और बढ़ गया, और फिर कंट्री को दोबारा बोरो करना पड़ा। समझ आया? ये विशियस साइकिल है, इसलिए इसे डेट ट्रैप बोला गया। प्रॉब्लम पैसा लेना खुद नहीं है, प्रॉब्लम अनइक्वल रूल्स और प्रेडेटरी स्ट्रक्चर है। अब इंडिया और ग्लोबल साउथ क्या डिमांड करते हैं? सॉवरेन डेट रीस्ट्रक्चरिंग। सॉवरेन का मतलब स्टेट लेवल डेट, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब रीपेमेंट टर्म्स को ऐसे बदलना कि कंट्री कोलैप्स ना करे। जैसे रीपेमेंट पीरियड बढ़ाओ, इंटरेस्ट टर्म्स सॉफन करो, हेयर कट दो या सब क्रेडिटर्स को फेयर बर्डन शेयरिंग में लाओ। यहाँ G20 कॉमन फ्रेमवर्क का जिक्र इंपॉर्टेंट है।
कॉमन फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया है कि डेट ट्रीटमेंट मोर कोऑर्डिनेटेड और ट्रांसपेरेंट हो। कोई एक क्रेडिटर अपना इंटरेस्ट बचाकर बाकी को डैमेज ना करे। विजुअल 2 में कंपैरेटिव टेबल दिखाती है कि ट्रेडिशनल क्रेडिटर फ्रेमवर्क ओपेक और एसिमेट्रिक था, जबकि प्रपोज्ड मॉडल फॉर्मलाइज्ड, इक्विटेबल, मल्टीलैटरल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ एक डीपर आईआर पॉइंट भी है। डेट को नियो कॉलोनियल डिपेंडेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि फॉर्मली कॉलोनी नहीं हो, फिर भी पॉलिसी ऑटोनॉमी डेट रूल से कंट्रोल हो सकती है। आपके बजट डिसीजंस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो डेट रिफॉर्म की डिमांड एक्चुअली सॉवरेनिटी की डिमांड है। सोचो, अगर एक डेवलपिंग कंट्री हर मेजर पॉलिसी लोन कंडीशनैलिटीज देखकर बनाए, क्या वो ट्रूली ऑटोनमस है? नो, नॉट एग्जैक्टली। इसीलिए इंडिया का डेट जस्टिस स्टांस मॉरल भी है और स्ट्रेटेजिक भी। मॉरल इसीलिए क्योंकि अनफेयर बर्डन पुअर सोसाइटीज पर गिरता है। स्ट्रेटेजिक इसीलिए क्योंकि अनस्टेबल डेट आर्किटेक्चर पूरे ग्लोबल साउथ को वल्नरेबल बनाता है। फाइनल लेसन ये है कि फेयर डेट सिस्टम के बिना डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हो सकता। साउथ साउथ कोऑपरेशन या एसएससी को समझने के लिए पहले ओल्ड एड मॉडल समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल नॉर्थ साउथ एड में डोनर और रेसिपिएंट का रिलेशन मोस्टली वर्टिकल होता था। डोनर डिसाइड करता था क्या इंपॉर्टेंट है, किस सेक्टर में हेल्प देनी है, किस कंडीशन पर देनी है। इसलिए स्लाइड चैरिटी पैराडाइम बोल रही है। चैरिटी का मतलब यहाँ सिर्फ हेल्प नहीं, बल्कि अनइक्वल हेल्प। ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है। इस रिलेशन में डिग्निटी, एजेंसी और लोकल प्रायोरिटी वीक हो जाती है। डायग्राम में नॉर्थ से कंडीशनैलिटी, डोनर ड्रिवन प्लानिंग और डिपेंडेंसी का फ्लो साउथ की तरफ दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है क्योंकि इसमें पावर की डायरेक्शन क्लियर है। अब सॉलिडारिटी पैराडाइम देखो। इस साइड पर इन्फिनिटी जैसा लूप बना है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट और कैपेसिटी बिल्डिंग लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब परफेक्टली इक्वल हैं या कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का लॉजिक अलग होता है। यहाँ कोऑपरेशन डिमांड ड्रिवन होता है। डिमांड ड्रिवन का मतलब पार्टनर कंट्री पहले बताती है उसको क्या चाहिए, फिर प्रोजेक्ट उस नीड के अराउंड शेप होता है। तो कंट्रोल डोनर के ऑफिस से निकलकर रेसिपिएंट की पॉलिसी प्रायोरिटी के पास आता है। सिंपल है, हेल्प वही यूजफुल है जो लोकल नीड के हिसाब से हो। नॉन इंटरफेरेंस भी की प्रिंसिपल है। इसका मतलब हर चीज पर साइलेंस नहीं, बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसी चॉइसेस पर कोअर्सिव इंट्रूजन ना करना, खासकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है प्रोजेक्ट दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ वैल्यू दे, जैसे ट्रेड बढ़े, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो, ट्रस्ट बिल्ड हो, मार्केट्स खुलें, डिप्लोमेटिक टाइज डीपन हो। टेबल में नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी को कोर प्रिंसिपल्स बताया गया है। नीचे इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म्स भी दिए गए हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जॉइंट R&D इन एग्रीकल्चर, को-फाइनेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस, नॉलेज शेयरिंग फोरम्स। यानी एसएससी एब्स्ट्रैक्ट स्लोगन नहीं, इसके ऑपरेशनल टूल्स भी हैं। अब इंडिया इसमें कहाँ फिट होता है? इंडिया खुद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और अंडर डेवलपमेंट का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए उसका डेवलपमेंट डिप्लोमेसी नैरेटिव सॉलिडारिटी पर बेस्ड रहता है। मैप में ब्रासीलिया, प्रिटोरिया, न्यू दिल्ली कनेक्ट हो रहे हैं। ये सिंबॉलिक है कि इमर्जिंग पावर्स अपने बीच ऑल्टरनेटिव्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल सवाल भी पूछो, क्या साउथ साउथ कोऑपरेशन हमेशा फुल्ली इक्वल होता है? नहीं, पावर डिफरेंसेस यहाँ भी हो सकते हैं। बिगर स्टेट्स का इन्फ्लुएंस नेचुरली ज़्यादा हो सकता है। इसलिए एसएससी को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसकी सक्सेस तब होगी जब पार्टनरशिप जेन्युइनली कंसल्टेटिव हो, लोकल ओनरशिप स्ट्रांग हो और प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो। तो स्लाइड का रियल मैसेज ये है कि डेवलपमेंट को पटर्मफ्लिज्म से पार्टनरशिप की तरफ ले जाना है। चैरिटी मॉडल डिपेंडेंसी रिप्रोड्यूस करता है, सॉलिडारिटी मॉडल कैपेसिटी बिल्ड करता है। यही रीजन है कि एसएससी को सिर्फ एड ऑल्टरनेटिव नहीं, बल्कि नॉर्मेटिव ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है। यहाँ रूल ये है, डिग्निटी के साथ कोऑपरेशन, सॉवरेनिटी के साथ असिस्टेंस और शेयर्ड गेन्स के साथ डेवलपमेंट। ITEC का फुल फॉर्म है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि ये इंडिया का कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब किसी पार्टनर कंट्री को सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि उसकी स्किल्स, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सिस्टम्स, टेक्निकल नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी को स्ट्रांग बनाना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ब्रिज बना दो पर लोकल इंजीनियर्स ट्रेन ना हो तो डिपेंडेंसी बची रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेन कर दो, डिजिटल सिस्टम्स कनेक्ट कर दो, पॉलिसी नो हाउ शेयर कर दो, तो लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी बनती है।
स्लाइड कह रही है कि आईटेक इंडिया की सॉफ्ट पावर का कॉर्नरस्टोन है। सॉफ्ट पावर का मतलब फोर्स से नहीं, अट्रैक्शन, ट्रस्ट, लर्निंग, गुडविल और लेजिटिमेसी के थ्रू इन्फ्लुएंस। इंडिया 160 प्लस पार्टनर नेशंस में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करता है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सेक्टर्स में कोर्सेज और एक्सचेंजेस। मैप में इंडिया से अफ्रीका और एशिया के कई पॉइंट्स तक लिंक्स जा रहे हैं और साइट पर सेक्टर्स लिस्टेड हैं। ये विजुअल दिखाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ समिट्स और स्पीचेस नहीं होती, कभी-कभी क्लासरूम, ट्रेनिंग मॉड्यूल और इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज भी डिप्लोमेसी होते हैं। अब ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क, जिसे ईवीबैप बोला गया, और भी इंटरेस्टिंग है। इसका आइडिया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन को बॉर्डर्स के पार ले जाया जाए। टेली एजुकेशन का मतलब रिमोट लर्निंग, टेली मेडिसिन का मतलब डिस्टेंस पर मेडिकल कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स और ट्रेनिंग। डायग्राम में इंडियन इंस्टीट्यूशनल हब्स, टॉप यूनिवर्सिटीज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, अफ्रीकन लर्निंग सेंटर्स और रीजनल क्लिनिक्स से कनेक्टेड दिख रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट लिंकेजेस का जिक्र सिंबॉलिकली डिजिटल कनेक्टिविटी को शो करता है। समझ रहे हो, इंडिया यहाँ ब्रिक्स एंड मोर्टार से ज्यादा नॉलेज नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। आईआर पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग दो चीजें करती है। पहली, स्टेट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करती है। दूसरी, इंडिया को ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर की इमेज देती है। और जब पार्टनर कंट्रीज को लगता है कि इंडिया उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो डिप्लोमैटिक गुडविल नेचुरली बढ़ता है। इसको ही डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सॉफ्ट पावर डायमेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस ग्लोबल साउथ की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ईवीबैप जैसी इनिशिएटिव्स को डिजिटल जस्टिस के फ्रेम में भी देख सकते हो। अब काउंटर क्वेश्चन, क्या ट्रेनिंग इनफ है? नहीं, अगर ट्रेनिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट से डिस्कनेक्टेड हो। इसलिए बेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग वही होती है जो स्केलेबल हो, लोकल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करे और सर्टिफिकेशन से आगे जाकर सिस्टम स्ट्रेंथन करे। स्लाइड के लोअर विजुअल्स में वर्चुअल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, सर्टिफिकेशन पाइपलाइंस, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, सीएमई और कंसल्टेशन पोर्टल्स दिखते हैं। ये बताता है कि नॉलेज फ्लो वन टाइम इवेंट नहीं, इकोसिस्टम होना चाहिए। फाइनल टेक अवे ये है, आईटेक और ईवीबैप के थ्रू इंडिया डेवलपमेंट को हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता है और इसी प्रोसेस में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को लेजिटिमेट और ड्यूरेबल बनाता है। डेवलपमेंट असिस्टेंस डिप्लोमेसी का मतलब है किसी दूसरे देश की डेवलपमेंट नीड्स को सपोर्ट करना, लेकिन उस सपोर्ट के थ्रू डिप्लोमैटिक रिलेशंस, ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी बिल्ड करना। इंडिया का मॉडल यहाँ फ्लेक्सिबल बताया गया है और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पार्टनर कंट्री को सेम टाइप हेल्प नहीं चाहिए होती। किसी को लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस चाहिए, किसी को क्विक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, किसी को इमरजेंसी सपोर्ट। तो इंडिया ने मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, ग्रांट इन एड और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या HICDPs। सबसे पहले लाइन्स ऑफ क्रेडिट या LOC समझो। LOC बेसिकली कंसेशनल या स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग लाइन होती है जिसे यूजुअली एग्जिम बैंक के रूट से दिया जाता है। डायग्राम में फ्लो दिख रहा है। एग्जिम बैंक राउटिंग, रेसिपिएंट कंट्री प्रपोजल, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फिर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस मिलता है और साथ ही इंडियन कंपनीज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट मॉडल है। क्या ये सिर्फ ऑल्ट्रोइज्म है? नहीं, इसमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स भी है। इंडिया डेवलपमेंट पार्टनर भी बनता है और अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एक्सटर्नल प्रोजेक्ट से कनेक्ट भी करता है। अब ग्रांट इन एड अलग है। ग्रांट का मतलब ऐसा सपोर्ट जहां रीपेमेंट प्रेशर लोन जैसा नहीं होता, इसलिए ये फास्ट रिलीफ, स्ट्रेटेजिक इमीडिएट रिस्पॉन्स या सोशली इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस के लिए यूजफुल होता है। स्लाइड ये सिग्नल करती है कि ग्रांट और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का स्केल और पर्पस अलग होता है। फिर HICDPs आते हैं। HICDPs का मतलब स्मॉल बट विजिबल, लोकल कम्युनिटी फोकस्ड प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल, वाटर सप्लाई सिस्टम, हेल्थ सेंटर। बॉटम राइट मैप में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स के आसपास स्कूल्स और वाटर सिस्टम्स के आइकन्स दिखते हैं। ये शो करता है कि लोकल लेवल डेवलपमेंट से इंडिया डायरेक्ट कम्युनिटी गुडविल भी बनाता है।
मिडिल लोअर ग्राफिक शॉर्ट टाइमलाइन और लोकल इम्पैक्ट की बात कर रही है। HICDPs जनरली माइक्रो लेवल पर जल्दी विजिबल होते हैं। बड़ा डैम या रेलवे सालों लेता है, पर एक स्कूल या क्लिनिक रिलेटिवली फास्ट डिलीवर हो सकता है। इसीलिए HICDPs अजाइल डिप्लोमेसी का टूल है। सोचो जरा, एक गांव में स्कूल या वाटर सिस्टम खुलने से लोग किस चीज को याद रखेंगे? पॉलिसी पेपर को या विजिबल फैसिलिटी को? बिल्कुल, विजिबल फैसिलिटी को। यहाँ डीपर पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट असिस्टेंस को वन साइज फिट्स ऑल मॉडल से नहीं समझा जा सकता। LOC स्टेट कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल के लिए, ग्रांट अर्जेंसी और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स के लिए, HICDP लोकल लेजिटिमेसी के लिए। IR टर्म्स में देखो तो इंडिया यहाँ कोएसिव लेवरेज से ज्यादा पार्टनरशिप लेजिटिमेसी बिल्ड करता है। लेकिन केयरफुल पॉइंट भी याद रखो, प्रोजेक्ट क्वालिटी, डिलीवरी स्पीड, लोकल कंसल्टेशन और मेंटेनेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट बना पर चला नहीं तो डिप्लोमेसी वीक हो जाती है। इसीलिए बेस्ट डेवलपमेंट डिप्लोमेसी सिर्फ फाइनेंस रिलीज करना नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, ओनरशिप और लॉन्ग टर्म यूटिलिटी एंश्योर करना है। वैक्सीन मैत्री को समझने के लिए पैंडेमिक पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। पैंडेमिक के टाइम पर वैक्सीन सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स थी। जिस कंट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी थी, उसके पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था। स्लाइड का कोर पॉइंट ये है कि इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के थ्रू साउथ साउथ सॉलिडारिटी को प्रैक्टिकल एक्शन में बदला। ग्रांट्स, कमर्शियल एक्सपोर्ट्स और कोवैक्स फैसिलिटी राउटिंग के थ्रू इंडिया ने वैक्सीन्स को कैरिबियन, अफ्रीका, साउथ एशिया और दूसरे रीजन्स तक पहुंचाया। मैप में ये 3 कलर्ड लाइंस इसी मल्टी चैनल डिलीवरी को दिखाती हैं, और इंडिया के पास फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जैसी इमेज इसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से जुड़ी है। ग्लोबल हेल्थ इक्विटी का मतलब है हेल्थ रिसोर्सेज का फेयर एक्सेस। इक्विटी और इक्वालिटी सेम नहीं होते। इक्वालिटी बोले तो सबको सेम अमाउंट, इक्विटी बोले तो जहां नीड्स ज्यादा है वहां एक्सेस बैरियर्स को तोड़कर फेयर आउटकम लाना। पैंडेमिक में नॉर्दर्न होर्डिंग का इशू क्यों था? क्योंकि वेल्दी स्टेट्स ने एडवांस परचेजेस और स्टॉक पाइलिंग के थ्रू सप्लाई लॉक कर ली। रिजल्ट क्या हुआ? पुअर कंट्रीज के पास डीलेड एक्सेस, हायर वल्नरेबिलिटी और प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। तो इंडिया का वैक्सीन आउटरीच एक मॉरल स्टेटमेंट भी था और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी। मॉरल इसलिए कि इमरजेंसी में एक्सेस वाइडन हुआ, पॉलिटिकल इसलिए कि इंडिया ने दिखाया कि ग्लोबल साउथ भी प्रोवाइडर बन सकता है, सिर्फ रिसीवर नहीं। अब स्लाइड का सेकंड हाफ ट्रिप्स वेवर एडवोकेसी पर है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिंपल शब्दों में ये WTO के अंडर IP रूल्स का फ्रेमवर्क है। IP यानी पेटेंट्स और रिलेटेड प्रोटेक्शंस। प्रॉब्लम क्या थी? जब वैक्सीन और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर स्ट्रिक्ट पेटेंट कंट्रोल होता है तो मैन्युफैक्चरिंग फ्यू फर्म्स और फ्यू रीजन्स तक लिमिटेड रह सकती है। स्लाइड के राइट डायग्राम में सिनारियो ए स्टेटस को दिखाता है, IP होर्डिंग, रिस्ट्रिक्टेड मैन्युफैक्चरिंग और फिर ग्लोबल साउथ वैक्सीन इनइक्विटी। सिनारियो बी इंडिया साउथ अफ्रीका प्रपोजल दिखाता है, वेवर, डिसेंट्रलाइज्ड जेनेरिक प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन रेजिलियंस। यहाँ की टर्म रेजिलियंस का मतलब है सिस्टम का शॉक के बाद भी फंक्शनल रहना। अगर वैक्सीन प्रोडक्शन कुछ ही कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो क्राइसिस के टाइम बॉटलनेक बनता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्प्रेड आउट हो तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सोचो फ्यूचर पैंडेमिक आए और सब फिर से कुछ ही सप्लायर्स पर डिपेंडेंट हो, क्या इनइक्विटी रिपीट नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। इसीलिए वेवर डिबेट सिर्फ इमरजेंसी एक्सेप्शन नहीं थी, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का डिमांड थी। एक नुआंस याद रखो, वेवर खुद से इनफ नहीं होता। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रॉ मटेरियल्स, नो हाउ, रेगुलेटरी सपोर्ट, कोल्ड चेन, फाइनेंसिंग सब चाहिए। लेकिन वेवर सिंबॉलिक और लीगल बैरियर को चैलेंज करता है। इसलिए इंडिया का स्टैंड ये था कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को मोनोपोली लॉजिक से ऊपर रखना चाहिए। फाइनल मैसेज ये है कि वैक्सीन मैत्री ने सॉलिडारिटी को एक्शन दिया और ट्रिप्स वेवर एडवोकेसी ने जस्टिस को इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज दी। दोनों मिलकर इंडिया की हेल्थ डिप्लोमेसी को ह्यूमैनिटेरियन प्लस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दोनों बना देते हैं। ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स का बेसिक आइडिया ये है कि अगर एग्जिस्टिंग ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर अनफेयर, कंडीशनल या डॉलर डोमिनेटेड हो तो डेवलपिंग कंट्रीज को बैकअप और ऑल्टरनेटिव चैनल्स बनाने होंगे। स्लाइड इसी ऑटोनॉमी की बात कर रही है।
ऑटोनॉमी का मतलब टोटल आइसोलेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है चॉइसेस का ब्रॉडन होना। जब आपके पास सिर्फ एक ही लेंडर, एक ही रिजर्व करेंसी या एक ही क्राइसिस मैनेजमेंट रूट हो, तब आप स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट होते हो। लेकिन जब मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और सेटलमेंट मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं, तब पॉलिसी स्पेस बढ़ता है। लेफ्ट विजुअल में न्यू डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का कंपैरिजन दिया गया है। एनडीबी के फीचर्स देखो, इक्वल वोटिंग शेयर्स, नो वीटो पावर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, लोकल करेंसी फाइनेंसिंग। इसके ऑपोजिट वर्ल्ड बैंक साइट पर कोटा बेस्ड वोटिंग, स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज और यूएसडी डोमिनेंस दिखाया गया है। ये कॉन्ट्रास्ट सिंबॉलिक है। इक्वल वोटिंग शेयर्स का मतलब गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिलेटिवली ज्यादा बैलेंस्ड। लोकल करेंसी फाइनेंसिंग का मतलब बोरोवर को डॉलर वॉलेटिलिटी से कुछ रिलीफ मिल सकता है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस का मतलब डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को वेस्टर्न मैक्रो कंडीशनैलिटी के बिना फाइनेंस करना। नीचे जो फ्लो है ग्लोबल साउथ क्रेडिट लाइन से सॉवरेन ऑटोनॉमी तक, वो ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन डिजाइन का डायरेक्ट इंपैक्ट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी पर पड़ता है। अब राइट साइड पर ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट या सीआरए और एशियन क्लियरिंग यूनियन या एसीयू का रोल समझो। सीआरए को मैक्रो इकोनॉमिक फायरवॉल बोला गया है। फायरवॉल का सिंपल मतलब प्रोटेक्टिव वॉल। अगर किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आ जाए, फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर हो या लिक्विडिटी क्रंच हो, तो रिजर्व पूलिंग और स्वैप सपोर्ट टेम्पररी शील्ड दे सकते हैं। स्लाइड वॉलेटाइल वेस्टर्न मॉनेटरी पॉलिसीज, करेंसी वेपनाइजेशन, सिस्टमिक लिक्विडिटी क्रंचेस जैसे रिस्क्स लिस्ट करती है। ये सारे रिस्क्स ग्लोबल साउथ को ज्यादा हर्ट करते हैं क्योंकि उनकी करेंसीज और रिजर्व्स रिलेटिवली वीकर होते हैं। एसीयू का पॉइंट और इंटरेस्टिंग है। इसका फंक्शन लोकल करेंसीज या रीजनल यूनिट्स में ट्रेड सेटलमेंट को प्रमोट करना है। मतलब हर ट्रेड को ऑटोमेटिकली डॉलर रूट से सेटल करना जरूरी नहीं। ये डी डॉलराइजेशन की फुल रेवोल्यूशन नहीं, बट ग्रेजुअल डाइवर्सिफिकेशन है। डायग्राम में सेंट्रल बैंक्स और सर्कुलर सेटलमेंट एरोज यही दिखाते हैं। फॉरेक्स कॉन्जर्वेशन भी लिखा है, यानी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचते हैं। सोचो जरा, अगर हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़े और डॉलर टाइट हो जाए, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज पर कितना प्रेशर आएगा। क्लियर है, राइट? लेकिन एक सोबर पॉइंट भी जरूरी है। ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स बनाना इजी नहीं। ट्रस्ट, स्केल, लिक्विडिटी डेप्थ, गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी, लीगल हार्मोनाइजेशन सब चाहिए। एनडीबी या सीआरए एग्जिस्टिंग वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को ओवरनाइट रिप्लेस नहीं करते, लेकिन उनका स्ट्रेटेजिक वैल्यू रिप्लेसमेंट से कम नहीं होता, क्योंकि वो बार्गेनिंग लेवरेज और इंस्टीट्यूशनल एक्सपेरिमेंटेशन देते हैं। यही इस स्लाइड का एसेंस है। ऑटोनॉमी का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि एक पक्षीय डिपेंडेंस को रिड्यूस करना। इंडिया और ब्रिक्स इस डायरेक्शन में फाइनेंशियल प्लूरलिज्म बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल साउथ के पास क्राइसिस के टाइम ज्यादा पॉलिसी चॉइसेस हों। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को समझने का सही तरीका यह है कि इसे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के रूप में ना देखा जाए। इसका डीपर मीनिंग एजेंडा शेपिंग है। G20 ट्रेडिशनली एलीट मैक्रो इकोनॉमिक फोरम माना जाता है, जहां फाइनेंस, ग्रोथ, डेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड जैसे इश्यूज डोमिनेट करते हैं। स्लाइड का फर्स्ट क्लेम यह है कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ एजेंडा को इसी एलीट फोरम के सेंटर में लाने की कोशिश की। वेन डायग्राम में G20 एलीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और इंडियन डिप्लोमैटिक ब्रिजिंग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन में न्यू दिल्ली कंसेंसस लिखा है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है मीडिएशन, यानी इंडिया ने डेवलपमेंट कंसर्न्स को मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस से जोड़ा। सबसे हिस्टोरिक पॉइंट अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप इंक्लूजन थी। ये क्यों बड़ा स्टेप था? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नंबर्स को मटीरियली शिफ्ट करता है। राइट साइड बार चार्ट में प्री एयू और पोस्ट एयू इंक्लूजन के बाद ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन जीडीपी और पॉपुलेशन टर्म्स में काफी बढ़ती दिखाई गई है। अब सवाल, रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से क्या ऑटोमेटिकली पॉलिसी आउटकम्स बदल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन विदाउट रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी इन्फ्लुएंस और भी वीक होती है। तो एयू इंक्लूजन सिंबॉलिक भी था और स्ट्रक्चरल भी। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि G20 का क्लब कैरेक्टर चैलेंज हुआ। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि अफ्रीकन वॉइस इंस्टीट्यूशनल स्पेस में फॉर्मली आई। अब न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग देखो।
लोअर सेंटर फनल विजुअल ईस्ट वेस्ट पोलराइजेशन, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डेट क्राइसिस और इंडियन डिप्लोमैटिक नेगोशिएशन ट्रैक्स को एक प्रोसेस में दिखाता है जो फाइनली 100% कंसेंसस डॉक्यूमेंट आउटपुट तक जाता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ब्रिज डिप्लोमेसी की। ब्रिज डिप्लोमेसी का मतलब अपोज्ड कैंप्स के बीच मिनिमम कॉमन लैंग्वेज बनाना। ये इजी नहीं था। जब मेजर पावर्स एक दूसरे से शार्पली डिवाइडेड हों, तब फाइनल डिक्लेरेशन निकालना खुद डिप्लोमैटिक अचीवमेंट होता है। इसलिए इंडिया का रोल यहाँ न्यूट्रल स्पेक्टेटर का नहीं, एक्टिव नेगोशिएटर का था। स्लाइड का फाइनल एलिमेंट ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है। इसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट डिप्लोमेसी के बीच लिंक की तरह समझो। बायोफ्यूल्स अलायंस का स्कोप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टैंडर्ड सेटिंग, मार्केट एक्सपेंशन और क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक बताया गया है। मैप में फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, ब्राजील, यूएसए और प्रोस्पेक्टिव ग्लोबल साउथ बेनिफिशियरीज दिखाए गए हैं। यहाँ इंडिया क्या कर रहा है? क्लाइमेट एजेंडा को ऐसे फ्रेम कर रहा है जहां डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ बर्डन कैरियर्स ना रहें, बल्कि क्लीन एनर्जी वैल्यू चेन्स के स्टेक होल्डर्स बने। अगर क्लाइमेट ट्रांजिशन के रूल्स भी वही पुराने पावर्स सेट करें और टेक्नोलॉजी एक्सेस अनइक्वल हो, तो क्या ट्रांजिशन फेयर होगी? नो, नॉट एग्जैक्टली। तो इंडिया की G20 लेगेसी का फाइनल मीनिंग ये है, ग्लोबल साउथ को कंप्लेंट पोजीशन से निकालकर एजेंडा पोजीशन में लाना। AU इंक्लूजन से रिप्रेजेंटेशन, न्यू दिल्ली कंसेंसस से ब्रिज बिल्डिंग और बायोफ्यूल्स अलायंस से फ्यूचर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन। ये सारी चीजें मिलकर दिखाती हैं कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी को डिप्लोमैटिक स्पेक्टिकल से ज्यादा स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन बनाना चाहता था। यही इसका रियल स्ट्रेटेजिक लेगेसी है।